हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वेदिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआरपीसी पर और यह जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज का यह छठा पार्ट है। इसके पहले हमने 5 पार्ट में जो एमसीक्यूज हैं उनको सॉल्व करते हुए 250 एमसीक्यूज को सॉल्व किया है। और यह जैसा कि आप जानते हैं, ये जो श्रृंखला चल रही है, यह पीसीएसए और एपीओ और अन्य जो परीक्षाएं हैं जहां पर सीआरपीसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए और उनको इस तरह से सॉल्व किया जा रहा है इस पूरी सीरीज के अंतर्गत प्रश्नों को कि पूरी तरह से जो सीआरपीसी है वह कंप्लीट हो जाए और हमारे वीडियो के माध्यम से आप पूरे बेयर एक्ट को कवर भी कर लें, एमसीक्यूज भी सॉल्व कर लें। और जो हमारी कोशिश रहेगी कि बीच में अगर कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट हैं जो आपको कभी ना समझ में आए हों या समझने में जो है दिक्कत हो रही हो, तो हम उन सबको यहाँ पर जो है समझाने की कोशिश करेंगे। तो यह इस सीरीज का छठा पार्ट है और इसके पहले अगर आपने सभी पार्ट को नहीं देखा तो उसको जरूर देखें, क्योंकि यह पूरा जो सीरीज है क्रम से धारा 1 से लेकर के धारा 484 तक ये कंप्लीट चलेगा और आप इसको सॉल्व कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। इसके अलावा दोस्तों, हमारे चैनल वेदिकारी पर आपको आईपीसी, एविडेंस, सीपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, टीपीए, पीसीएसजे के जो भी सिलेबस होते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, जो भी सिलेबस हैं, सभी सिलेबस के लगभग पूरी तरह से जो वीडियो हैं वो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं और सभी का लगभग मास्टर वीडियो भी उपलब्ध है। तो आप सबको देखें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और यहाँ पर देखते हैं कि जो प्रश्न हैं वो किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं और आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो पहला प्रश्न इसके अंतर्गत है, किसी व्यक्ति के कथनों को मजिस्ट्रेट के द्वारा उसे शपथ दिलाकर अन्वेषण की दशा में भी अभिलिखित किया जा सकता है। ऐसा जो प्रावधान है वह किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान अर्थात अन्वेषण के दौरान कोई संस्वीकृति अभिलिखित की जाती है, तो वहां पर जो है जो व्यक्ति है उसके कथनों को जो है प्राप्त करने के लिए शपथ नहीं दिलाया जा सकता है। लेकिन इसका अपवाद जो है यह धारा 464 के 5वें खंड के अंतर्गत दिया गया है और यहाँ पर यह कहा गया कि संस्वीकृति से भिन्न कोई कथन है तो वहां पर जो मजिस्ट्रेट हैं वह शपथ दिला सकते हैं। लेकिन अन्य कोई कथन है तो वहां पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर कोई कथन पूछा जा रहा है तो वहां पर शपथ नहीं दिलाया जा सकता। लेकिन वह खास करके जब संस्वीकृति है तो शपथ दिलाकर किसी व्यक्ति से संस्वीकृति नहीं प्राप्त की जा सकती, बल्कि संस्वीकृति से अलावा अगर कोई कथन है तो वहां पर जो है शपथ दिलाया जा सकता है। इसका सामान्य सा अर्थ आप ये समझें कि अगर कोई व्यक्ति है वह ऐसा कोई साक्ष्य दे रहा है जिसमें वह स्वीकार कर रहा है कि वह कार्य उसी ने किया है, तो ऐसा जो कर रहा है अपने अपराध को, तो वहां पर उसको जो है शपथ दिलाने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर शपथ दिलाया जाता है तो वह अवैध हो जाएगा, क्योंकि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 खंड 3 का उल्लंघन हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी की धारा 164 के तहत संस्वीकृति या मजिस्ट्रेट अभिलिखित कर सकता है, तो कब कर सकता है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि 164 के तहत संस्वीकृति अभिलिखित की जाती है मजिस्ट्रेट के द्वारा। अब मजिस्ट्रेट कौन से होंगे? तो महानगर मजिस्ट्रेट या जो है न्यायिक मजिस्ट्रेट, यह जो है संस्वीकृति अभिलिखित करते हैं। अब उनको चाहे मामले की अधिकारिता हो चाहे ना हो, लेकिन यही अभिलिखित करते हैं। तो विचारण के दौरान विचारण नहीं बल्कि अन्वेषण जिसे कहते हैं, अनुसंधान, अन्वेषण के दौरान या उसी के क्रम में जांच या विचारण प्रारंभ होने से पहले ऐसी जो संस्वीकृति है वह जो है लिखित की जा सकती है। नेक्स्ट है, सीआरपीसी की धारा 164 खंड 3 के अंतर्गत यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर व्यक्ति यह कथन करता है कि संस्वीकृति करने के लिए वह इच्छुक नहीं है, तो वहां पर जो मजिस्ट्रेट है वह क्या करेगा? तो जैसा कि आप जानते हैं कि 164 के अंतर्गत जो संस्वीकृति अभिलिखित की जाती है, वहां पर ऐसी संस्वीकृति अभिलिखित करने से पहले मजिस्ट्रेट जो है उस व्यक्ति को समझाएगा कि तुम जो है संस्वीकृति करने के लिए बाध्य नहीं हो। तो खंड 3 के अंतर्गत यह बताया गया है कि अगर वह इच्छुक नहीं है तो मजिस्ट्रेट जो है ऐसे व्यक्ति को पुलिस की अभिरक्षा में निरोध प्राधिकृत नहीं करेगा। तो यहाँ पर पहला विकल्प सही होगा कि उसको पुलिस की अभिरक्षा में नहीं भेजा जाएगा। नेक्स्ट है, यदि कोई मजिस्ट्रेट अभियुक्त की संस्वीकृति लिखने से पहले शपथ दिलाता है, तो ऐसा जो संस्वीकृति युक्त शपथ है उसका क्या प्रभाव होगा? तो ऐसा जो संस्वीकृति युक्त कथन है वह अविधिक होगा और इसलिए वह ग्राह्य नहीं होगा बल्कि अग्राह्य होगा। और इसी का अपवाद जो है खंड 5 के अंतर्गत दिया गया है कि अगर संस्वीकृति से भिन्न कोई कथन है तो वहां पर जो है शपथ दिलाया जा सकता है मजिस्ट्रेट के द्वारा। लेकिन तो अगर वह संस्वीकृति प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को जो है शपथ दिलाता है, तो ऐसा जो
कथन है वह अग्राह्य होगा और अवैध हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीआरपीसी की धारा 164 के अधीन संस्वीकृति का अभिलिखन करते समय निम्नलिखित में से कौन सा मजिस्ट्रेट का कर्तव्य नहीं है? तो जैसा कि हमने बताया कि मजिस्ट्रेट का कर्तव्य क्या है, तो वह जो है संस्वीकृति अभिलिखित करने से पहले उसको यह समझाएगा कि वह व्यक्ति संस्वीकृति करने के लिए आबद्ध नहीं है। तो विकल्प देखते हैं कि संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति को यह स्पष्ट करने का कर्तव्य कि वह उसके लिए बाध्य नहीं है, यह सही है। और हमसे पूछा है कौन सा मजिस्ट्रेट का कर्तव्य नहीं है। दूसरा है कि यदि यह चेतावनी देने का कर्तव्य कि यदि वह संस्वीकृति करता है तो संस्वीकृति जो है उसके विरुद्ध साक्ष्य में प्रयोग की जा सकती है, तो ये भी सही है। और तीसरा है कि संस्वीकृति वाले कथन को प्रश्नों एवं उत्तरों के प्रारूप में अभिलिखित करने का कर्तव्य, तो ऐसा जो कर्तव्य कोई नहीं है कि उसको प्रश्न उत्तर में ही लिखा जाए। और चौथा है कि इससे संतुष्ट होने का कर्तव्य तथा यह विश्वास करने का कारण कि संस्वीकृति जो है वो स्वैच्छिक होनी चाहिए, उसको किसी भी तरह का दबाव दे करके नहीं कराया जा सकता। तो इस प्रकार से 1, 2 और 4 तो सही है, लेकिन तीसरा जो है कि संस्वीकृति केवल प्रश्न और उत्तर के रूप में लिखा जाएगी, ऐसा कोई वहां पर जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है, किस वाद में यह निर्धारित किया गया कि सीआरपीसी की धारा 164 के प्रावधानों का निश्चित रूप से अनुपालन होना चाहिए, अर्थात इसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। यह केस बहुत महत्वपूर्ण है। बाबू भाई उमेद सिंह परिवार बनाम गुजरात राज्य 2007 का केस है। अर्थात 164 का पालन करने से तात्पर्य है कि अगर किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा किसी व्यक्ति की संस्वीकृति प्राप्त की जा रही है जो कि अपराध का अभियुक्त है, तो उसको चेतावनी दी जाएगी, समझाया जाएगा कि आप यह कथन करने के लिए, संस्वीकृति करने के लिए बाध्य नहीं है। अगर उसके बावजूद वह वैसा कथन करता है तभी जो है उसको अभिलिखित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है, सीआरपीसी की धारा 164 के अंतर्गत साक्ष्यों के अभिलिखित जो कथन होते हैं ये किस प्रकार के साक्ष्य माने जाते हैं? तो यह जो है हमेशा ध्यान रखें, संपोषक साक्ष्य होते हैं। यह सारवान साक्ष्य नहीं होते हैं। कि सारवान साक्ष्य जैसा कि हमने पिछले प्रश्नों में भी देखा था कि सारवान साक्ष्य वह होता है जो कि अकेले उसी आधार पर जो है दोष सिद्धि कर दी जा सकती है, इतना मजबूत साक्ष्य होता है। और संपोषक साक्ष्य क्या होता है कि एक साक्ष्य है, इसको न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है, इसके समर्थन में एक दूसरा साक्ष्य है, इसको पेश किया जा रहा है, तो इसको समर्थन में पेश करने से ये थोड़ा सा मजबूत हो जाता है और इसकी जो ग्राह्यता होती है और प्रबल हो जाती है। नेक्स्ट है, बलात्कार के अपराध के अन्वेषण के दौरान पीड़िता की चिकित्सकीय जांच कराई जा सकती है। तो बलात्कार पीड़िता की जो मेडिकल चेकअप होता है या मेडिकल जांच जो कराई जा सकती है वह किस प्रकार से कराई जा सकती है, तो इसके बारे में प्रावधान कहाँ दिया गया है? तो 164 ए के अंतर्गत इसका प्रावधान दिया गया है। और इसमें यह बताया गया है कि अब विकल्प देखते हैं कि एक मजिस्ट्रेट के आदेश पर, तो ऐसा नहीं है कि मजिस्ट्रेट के आदेश पर नहीं कराया जा सकता। आवश्यक रूप से संबंधित विवेचनाधिकारी की प्रार्थना पत्र, यह भी गलत है। विवेचनाधिकारी के द्वारा अपने पुलिस अधीक्षक की अनुमति से, यह भी गलत है। तो यहाँ पर जो चौथा विकल्प है कि उस पीड़िता स्त्री की सहमति से या उसकी ओर से ऐसी सहमति देने के लिए सक्षम व्यक्ति की सहमति से ही उसकी जो मेडिकल जो परीक्षा है या चिकित्सकीय परीक्षा है वह कराई जा सकती है, धारा 164 ए के अंतर्गत। अब बलात्संग के ये पीड़िता की जो है चिकित्सकीय परीक्षा होती है। अब अगर आपको एक प्रश्न यहीं पर समझ लेना है कि बलात्कार का अपराधी है तो उसकी जो मेडिकल परीक्षा किस धारा के तहत होती है, तो वह धारा 53 ए के अंतर्गत होती है। इन दोनों ही धाराओं को एक साथ अगर ध्यान रखेंगे तो आसानी से रहेगा। 53 ए के अंतर्गत अपराधी की और 164 ए के तहत पीड़िता की जो मेडिकल परीक्षा होती है, शारीरिक परीक्षा होती है, वह की जाती है। नेक्स्ट है, आपराधिक प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा जोड़ी गई बलात्कार पीड़िता की चिकित्सीय परीक्षा से संबंधित कौन सी धारा है? तो अभी हमने देखा यह जो धारा है 164 ए है और जोड़ा कब गया है? 2005 में जोड़ा गया है। और प्रभावी अगर पूछा जाए कभी तो 2006 में जो प्रभावी हुआ है। अधिनियम यह जो है 2005 का था, इसी के तहत जोड़ा गया। नेक्स्ट है, सीआरपीसी की धारा 164 ए के अधीन बलात्कार के किसी भी पीड़िता को ऐसे अपराध की घटना की सूचना प्राप्त होने के अंदर परीक्षण के लिए किसी पंजीकृत चिकित्सा स्वास्थ्य चिकित्सक या चिकित्सा व्यवसायी के पास भेजना आवश्यक है। तो कितने समय के अंदर? तो जैसा कि 164 ए के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि ऐसी जो चिकित्सकीय परीक्षा होगी, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, वह स्त्री की सहमति से या उसकी ओर से सहमति देने के लिए अन्य सहमति जो सक्षम व्यक्ति है उसकी सहमति से, और सूचना प्राप्त होने के
24 घंटे के अंदर उसको ऐसे पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के पास भेजा जाएगा। नेक्स्ट है, सीआरपीसी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो पहला है बलात्संग के शिकार व्यक्ति की शारीरिक परीक्षा, यह 164 ए के अंतर्गत प्रावधान है, यह सुमेलित है। दूसरा है भारत के बाहर किसी देश या स्थान में अन्वेषण के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुरोध पत्र, तो इसके बारे में जो प्रावधान है, भारत के बाहर किसी देश या स्थान में अन्वेषण के लिए सक्षम प्राधिकारी को जो है यह अनुरोध पत्र भेजा जाता है, कि नहीं बल्कि को है ये धारा 166 ए के तहत भेजा जाता है, ये भी सुमेलित है। और तीसरा है कि जब साक्ष्य अपर्याप्त हो तो अभियुक्त को छोड़ा जाना, तो इसके बारे में जो प्रावधान है यह जो है धारा 167 के अंतर्गत नहीं दिया गया है, बल्कि यह प्रावधान जो है 169 के अंतर्गत दिया गया है। तीसरा विकल्प जो है सुमेलित नहीं है। और अन्वेषण में कार्यवाहियों की डायरी जिसे सीडी कहा जाता है, इसके बारे में 172 में प्रावधान किया गया है। अब 167 के अंतर्गत जिसे रिमांड कहते हैं, या जबकि 24 घंटे का अन्वेषण पूरा न हो सके तब क्या प्रक्रिया होगी, इसके बारे में प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट है पुलिस अधिकारी के द्वारा तलाशी के बारे में जो प्रावधान है वह कहाँ किया गया है? तो पुलिस अधिकारी के द्वारा तलाशी, इसके संदर्भ में जो प्रावधान है यह धारा 165 के अंतर्गत दिया गया है। यह महत्वपूर्ण धारा है, ये और मेंस से प्रश्न जो है यहाँ पर पूछा जाता है। नेक्स्ट है सीआरपीसी की धारा 166 ए के अंतर्गत जब तलाशी भारत के बाहर होती है तो दंड न्यायालय के द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? तो 166 ए के अंतर्गत भारत के बाहर किसी देश या स्थान में जब तलाशी की जानी है तो ऐसी स्थिति में वहां पर अनुरोध पत्र जारी किया जाता है। नेक्स्ट है यह 24 घंटे में अन्वेषण पूरा नहीं हो सकता तो अधिकतम अवधि जिस दौरान अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में रखा जा सकता है तो कितना होगा? तो अधिकतम अवधि, अब ये जो है प्रश्न यह धारा 167 से संबंधित है और यह धारा बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से बहुत तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसमें अंतर्गत हमको सबसे जो मूल बात है वह यह है कि जब कभी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के बारे में अन्वेषण 24 घंटे के अंतर्गत पूरा नहीं किया जा सकता है तो ऐसी स्थिति में उसको जो वहां पर कोई निकटतम मजिस्ट्रेट है, चाहे वो अधिकारिता रखता हो चाहे ना हो, चाहे सक्षम हो या ना हो, जो निकटतम मजिस्ट्रेट है उसके समक्ष उस अभियुक्त को पेश किया जाएगा और ऐसा जो मजिस्ट्रेट है उसको कुल मिलाकर के 15 दिन तक के लिए उसको कारागार में निरुद्ध करने का आदेश दे सकता है या प्राधिकृत कर सकता है। नेक्स्ट है कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग अर्थात फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिसे कहते हैं किसी भी अभियुक्त को किसी पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध करने के लिए अनुज्ञा दे सकता है, तो किस अवधि के लिए? तो कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या फर्स्ट क्लास का जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है वह कुल मिलाकर के उसको 15 दिन के लिए उसको निरोध प्राधिकृत कर सकता है या अभिरक्षा में भेज सकता है। नेक्स्ट है सीआरपीसी की धारा 167 के लिए सबसे आवश्यक है कि गिरफ्तार व्यक्ति को प्रथम बार यहाँ पर मजिस्ट्रेट के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित किया जाना चाहिए। तीसरा विकल्प कि प्रथम बार व्यक्तिगत रूप से उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है जहां अन्वेषण ऐसे अपराध के संबंध में है जो कि मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय है, तो वहां पर मजिस्ट्रेट अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में अधिकतम किस समय तक के लिए भेज सकेगा, यह महत्वपूर्ण है। और इसका जो प्रावधान है यह धारा 167 का जो दूसरा खंड है उसके अंतर्गत दिया गया है। 167 का दूसरा खंड के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि अगर जो है जो अभियुक्त व्यक्ति है मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से न्यून अर्थात 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय कोई अपराध का अभियुक्त है, तो ऐसी स्थिति में जो अभियुक्त व्यक्ति है उसको अधिकतम 90 दिन के लिए वहां पर अभिरक्षा में रखा जाएगा। अब इसके पहले आपने पढ़ा था कि एक बार में कितना रखा जाएगा, तो कुल मिलाकर एक बार में 15 दिन, तो इसका अर्थ यह है कि यह 90 दिन की जो टाइम है वह 15-15 दिन करके बढ़ाया जाएगा। एक बार में 15 दिन, उसके बाद फिर 15 दिन बढ़ाया जाएगा, फिर 15 दिन, तो अधिकतम जो है वह 90 दिन का होता है। अब 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध के मामले में, अब 10 वर्ष से कम का कोई मामला है तो वहां पर जो कारावास की अवधि होगी वह कारावास या अभिरक्षा में रखने की अवधि होगी 60 दिन की होती है। नेक्स्ट है अभियुक्त को जमानत का अजेय अधिकार प्राप्त हो जाता है जब अन्वेषण पूरा नहीं होता। जैसा कि आपने देखा कि 10 वर्ष
से के कारावास से दंडनीय मामला है या उसके ऊपर दंडनीय है तो वहाँ पर अधिकतम 90 दिन, और उससे कम का मामला है, 10 वर्ष से कम के दंड से दंडनीय मामला है तो वहाँ 60 दिन। तो इस प्रकार से 90 या 60 दिन की जब अवधि पूरी हो जाती है और उस दौरान जो है विचारण पूरा नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में जो अभियुक्त व्यक्ति है उसको जमानत का अजेय अधिकार प्राप्त हो जाता है। अर्थात जो इस संहिता के अंतर्गत अध्याय 33 के अंतर्गत जो जमानत से संबंधित प्रावधान दिया गया है, उस प्रावधानों के अनुसार वह जमानत के लिए, रेगुलर जमानत के लिए अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट है सीआरपीसी की धारा 167 के अंतर्गत एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट अधिकतम कितने दिनों की अभिरक्षा दे सकता है। तो एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो है वह अधिकतम जो है 7 दिन के लिए अभिरक्षा में रख सकता है। अब इसके पहले आपने मजिस्ट्रेट के बारे में देखा कि जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है वह अधिकतम 90 दिन, जो कि 10 वर्ष से अधिक का मामला है, 10 वर्ष से प्लस का मामला है, और 60 दिन जब 10 वर्ष या उससे कम का कोई मामला है। तो अब यह तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की बात हो गई, और यहाँ पर हमसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट पूछा गया है। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो है कुल मिलाकर 7 दिन तक के लिए उसको अभिरक्षा में भेज सकता है। नेक्स्ट है जिस मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की धारा 167 के अंतर्गत निरुद्ध किए जाने का आदेश दिया है, वह अपने आदेश की प्रति किसको भेजेगा। तो अगर मान लीजिए कि ऐसा जो 167 के अंतर्गत जो 90 दिन, 15 दिन या 60 दिन के लिए जो आदेश दिया जाता है कि उसको अभिरक्षा में रखा जाए, तो अगर वह सीजीएम से भिन्न किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा ऐसा आदेश दिया जाता है, अर्थात मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा अगर ऐसा आदेश दिया जाता है, तो वह अपने आदेश की प्रति जो है वह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजेगा। इसके बारे में प्रावधान कहाँ दिया गया है, तो 167 के खंड 4 के अंतर्गत। नेक्स्ट है सीआरपीसी के अनुसार कौन सही सुमेलित नहीं है। पहला है धारा 168। तो 168 के अंतर्गत जो है अधीनस्थ पुलिस अधिकारी के द्वारा अन्वेषण की रिपोर्ट यह किसको की जाएगी, इसके बारे में प्रावधान है, यह सुमेलित है। दूसरा है 169 कि जब साक्ष्य अपर्याप्त हो तब अभियुक्त का छोड़ा जाना, यह भी सुमेलित है। तीसरा है धारा 171। 171 के अंतर्गत परिवादी और साक्षियों से पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा न किए जाने के बारे में प्रावधान है। जबकि अन्वेषण के बारे में डायरी के संदर्भ में जो प्रावधान है वह 172 के अंतर्गत है। तो यहीं पर जो तीसरा है यह सुमेलित नहीं है। और इसके बाद जो है चौथा है धारा 170 कि जब साक्ष्य पर्याप्त है तब मामलों का मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाना, तो यह भी सुमेलित है। तो 170 में है कि जब साक्ष्य पर्याप्त है तब मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाएगा मामला, और 171 के अंतर्गत है कि परिवादी और साक्षियों से पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है सीआरपीसी की किस धारा के अंतर्गत अन्वेषण अधिकारी के लिए केस डायरी बनाना या रखना अनिवार्य है। तो अन्वेषण में कार्यवाहियों की डायरी जिसे सीडी कहा जाता है या केस डायरी कहा जाता है, जब इसको हम पुलिस अधिनियम पढ़ेंगे तो उसमें हम केस डायरी और जनरल डायरी क्या होता है इसको समझेंगे, उसमें अंतर भी स्पष्ट करेंगे। तो केस डायरी बनाना या रखना यह अनिवार्य है धारा 172 के अंतर्गत, और इसी में इसके बारे में प्रावधान किया गया है। धारा 172 में पुलिस डायरी का उपयोग किस बात के लिए किया जा सकता है। तो पुलिस डायरी का जो उपयोग है, पहली बात यह है 172 के तहत तैयार की जाती है, और दिन प्रतिदिन की जो कार्यवाहियां हैं वह उसी डायरी में नोट की जाती हैं या उसमें लेखबद्ध की जाती हैं। अब पुलिस जो डायरी है, अब इसका प्रयोग जो है कोई दंड न्यायालय मामले में साक्ष्य के रूप में नहीं कर सकता है, लेकिन जांच और विचारण में अपनी सहायता के लिए इसका उपयोग कर सकता है। तो जांच या विचारण में न्यायालय की सहायता के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। साक्ष्य एकत्रित करने के लिए यह किया जा सकता है, तो साक्ष्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। साक्षियों के बयानों को अभिलिखित करने के लिए भी इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, और अन्वेषण में पुलिस की सहायता के लिए नहीं किया जा सकता, बल्कि जांच या विचारण में न्यायालय की सहायता के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है पुलिस अधिकारी के द्वारा पुलिस रिपोर्ट किसको भेजी जाती है। तो पुलिस अधिकारी के द्वारा जो पुलिस रिपोर्ट है वह किसको भेजी जाएगी, तो इसके बारे में जो प्रावधान है वह जो है धारा 173 के अंतर्गत दिया गया है। 173 का दूसरा जो खंड है वह बताता है। अब इसी को ही पुलिस रिपोर्ट कहा जाता है। तो यह मजिस्ट्रेट को भेजा जाता है, अर्थात इन्वेस्टिगेशन जब हुआ, मामले का अपराध हुआ, उसके बाद जो है
जो पुलिस है वह उस अपराध का अन्वेषण करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन जब पूरा हो जाता है तो उसको जो रिपोर्ट बनती है, चाहे कि उसमें दोष उसको साबित हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो भी वो रिपोर्ट बनेगी, उस रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाएगा। अब इसमें कई बार पूछा जाता है, खास करके मेंस में, कि पुलिस रिपोर्ट में जो कौन-कौन सी बातें शामिल होती हैं। तो इसमें पक्षकारों का नाम है, उसका स्वरूप क्या है, जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है, वह उसका क्या नाम, पता, ये सारी चीज़ें हैं, उसकी बारे में वो डिटेल है, उसका अपराध कौन-सा है, ये सब बातें उसमें शामिल रहती हैं। नेक्स्ट है पुलिस रिपोर्ट या आरोप पत्र जिसे कहते हैं, चार्जशीट। इसका क्या अर्थ है? तो जो है पुलिस अधिकारी के द्वारा धारा 173 खंड 2 के अधीन मजिस्ट्रेट को जो रिपोर्ट भेजी जाती है, उसे ही आरोप पत्र कहा जाता है, उसे ही चार्जशीट या पुलिस रिपोर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है आईपीसी की धारा 376 डी या घ क के अंतर्गत अपराध के संबंध में अन्वेषण पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी के द्वारा दर्ज सूचना की तारीख से कितने समय के भीतर पूरा किया जाएगा। तो यह 2 माह के भीतर पूरा किया जाएगा। अब इसको जान लीजिए थोड़ा सा इसके बारे में, कि यह जो 2 महीने किया गया है और यह जो धारा आईपीसी की 376 डी जोड़ी गई है, यह दोनों ही बातें जो है 2018 में जोड़ी गई हैं। और इसी के तहत पहले जो अवधि है 2018 से पहले यह 3 माह थी, लेकिन इसको जो है 2018 में 2 माह कर दिया गया। अब यह जो प्रावधान है यह कहाँ से लिया गया है? तो धारा 173 खंड 1 ए के अंतर्गत। और इस 1 ए को कब जोड़ा गया? तो इसको भी पूछा गया है, इसको 2008 में जोड़ा गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वाद में यह विनिश्चित किया गया कि अभियुक्त केस डायरी का उपयोग नहीं कर सकता? अभियुक्त या उसके अधिवक्ता न तो केस डायरी मंगवा सकते हैं और न ही उसके अवलोकन का दावा कर सकते हैं। तो यह जो है महत्वपूर्ण केस है मधुलिमय बनाम भारत संघ का, क्योंकि अभी आप इसके पहले जो देखे हैं कि जो केस डायरी होती है उसका उपयोग जो 172 के अंतर्गत है, उसका उपयोग जो है केवल और केवल न्यायालय के द्वारा जांच और विचारण में अपनी सहायता के लिए उपयोग किया जा सकता है। उसके अलावा जो है उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है मृत्यु समीक्षा से संबंधित प्रावधान। यह जो है सीआरपीसी में कहाँ उपबंधित है? तो मृत्यु समीक्षा या आत्महत्या आदि पर जब पुलिस जो है जांच करती है और जो इसे मृत्यु समीक्षा कहते हैं और उस पर रिपोर्ट जो है लगाई जाती है, किस धारा के अंतर्गत है? 174 के अंतर्गत है। और कई बार यह पूछा जाता है कि मृत्यु समीक्षा करने के लिए कौन सशक्त है या किसको पास पावर है कि वह मृत्यु समीक्षा करे? तो डीएम अर्थात जिला मजिस्ट्रेट, एसडीएम अर्थात उपखंड मजिस्ट्रेट और राज्य सरकार के द्वारा या जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा इस कार्य के लिए विशेष रूप से सतर्क किया कोई अन्य जो है कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो है इसके मृत्यु समीक्षा के लिए सक्षम होते हैं। तो वही बात यहाँ पर है कि मृत्यु समीक्षा के लिए सशक्त हैं जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, राज्य सरकार द्वारा या जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा कोई नियुक्त किए गए अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट है सीआरपीसी की कौन सी धारा लागू होगी जब पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को यह इत्तला मिलती है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है? तो किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है या उसकी मृत्यु जो है किसी जीव जंतु के द्वारा हुई है या दुर्घटना के द्वारा हुई है या यह युक्तियुक्त संदेह है कि वह जो है सामान्य से अन्य परिस्थितियों में मरा है, तो यह सारी जो बातें हैं वहां पर धारा 174 लागू होगी और वहां पर जो पुलिस है वो तुरंत वहां पर भार साधक अधिकारी पहुंचेगा, उसकी सूचना जो है संबंधित जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं उनको देगा और मृत्यु के जो कारण हैं उनको लेखबद्ध करेगा, जिसे पंचनामा वगैरह कहते हैं, उसकी एक रिपोर्ट तैयार करेगा। नेक्स्ट है जब किसी व्यक्ति या महिला जो कि पुलिस अभिरक्षा में हो, अब इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है या वह गायब हो जाते हैं, लापता हो जाते हैं, या महिला है तो उसके साथ बलात्कार हो जाता है। इस प्रकार के अपराध हो जा रहे हैं कब? जबकि वह व्यक्ति जो या महिला जो है वह पुलिस अभिरक्षा में है। तो ऐसी स्थिति में पुलिस के द्वारा जांच की जाएगी और पुलिस की जांच के साथ अतिरिक्त एक जांच और की जाती है, वो किसके द्वारा की जाती है? तो इसके बारे में जो प्रावधान है यह धारा 176 के अंतर्गत दिया गया है। 176 के अंतर्गत यह बताया गया है कि अगर इस प्रकार के अपराध होते हैं तो वहां पर ऐसी जो अतिरिक्त जांच होगी वह न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट या कोई महानगर मजिस्ट्रेट जिसकी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर वह अपराध किया गया है उसके द्वारा ऐसी जो जांच है वह की जाएगी। और प्रावधान जो है 176 के अंतर्गत दिया गया है।
सीआरपीसी की किस धारा के अंतर्गत एक मजिस्ट्रेट को यह शक्ति प्राप्त है कि वह मृत्यु के कारण के बारे में पूछताछ कर सके? तो ऐसा जो प्रावधान है यह धारा 176 के अंतर्गत दिया गया है। तो मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेट के द्वारा जांच, यह प्रावधान उसके अंतर्गत दिया गया है। और इसमें यह बताया गया है कि जबकि धारा 174 खंड 3 के उपखंड 1 और 2, उपखंड 1 में क्या है कि स्त्री के द्वारा विवाह के 7 वर्ष के भीतर आत्महत्या, और दूसरा है कि उसकी 7 वर्ष के भीतर ऐसी परिस्थितियों में मृत्यु होती है जो कि सामान्य नहीं है, अर्थात ऐसा अ, आशंका है कि उसकी जो है हत्या की गई है। तो ऐसा जो अपराध होता है कि 7 वर्ष के भीतर उसकी मृत्यु कारित हो जाती है या वह आत्महत्या कर लेती है, तो उसकी जो है कारणों की जांच जो है वह निकटतम मजिस्ट्रेट जो कि मृत्यु समीक्षा करने के लिए सक्षम है उसके द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उपधारा को सीआरपीसी संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा इसकी धारा 176 में शामिल किया गया था? तो 176 के अंतर्गत शामिल किया गया है, अर्थात जोड़ा गया है। कब? 2005 में। तो कौन कौन सी धाराओं को जोड़ा गया है? तो यहाँ पर उपधारा 1A को और उपधारा 5 को, इन दो धाराओं को या दो उपखंडों को यहाँ पर जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, जाल बिछाने की कार्यवाही निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो जाल बिछाने से तात्पर्य क्या है कि एक एक जाल नुमा जो है एक तैयार किया जाता है प्रोग्राम, ताकि जो अपराध हैं उसका पता लगाया जा सके। और ऐसे जो कार्यवाही है वह इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस के द्वारा की जाती है, ताकि सही अपराधी तक पहुंचा जा सके और उससे संबंधित जो अपराध से संबंधित महत्वपूर्ण जो साक्ष्य हैं उनको प्राप्त किया जा सके। एक इसके संदर्भ में केस है शैलेंद्र नाथ बोस बनाम बिहार राज्य का। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने विनिश्चित किया कि जाल बिछाने की कार्यवाही अन्वेषण का भाग है और बड़ी बुराई को दूर करने के लिए छोटी बुराई को ग्रहण किया जा सकता है। नेक्स्ट है, जांच और विचारण में दंड न्यायालयों की अधिकारिता यह किस अध्याय के अंतर्गत दी गई है? तो अध्याय को भी आपको देखते रहना है, क्योंकि कई बार आपसे प्रश्न अध्याय से पूछे जाते हैं और हम अमूमन अध्याय नहीं पढ़ते, इसलिए अध्याय से जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो कई बार हमसे गलती भी होती है। तो अध्याय 13 के अंतर्गत जांच और विचारण के स्थान के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, जांच और विचारण का मामूली स्थान क्या होगा? तो मामूली स्थान जो है कौन सा होता है? तो जिस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के अंदर वह अपराध किया जाता है, तो मामूली तौर पर वही जो है न्यायालय उस मामले का संज्ञान लेने के लिए या विचारण करने के लिए, जांच करने के लिए सक्षम होता है। तो जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर वह अपराध किया गया है। प्रावधान कहाँ दिया है? तो 177। तो अध्याय 13 के अंतर्गत जांच और विचारण के स्थान के बारे में प्रावधान किया गया है और यह अध्याय जो है 177 से लेकर 189 तक जो है विस्तृत है। नेक्स्ट है, ए एक मानहानिकारक लेख बी के विरुद्ध जयपुर में लिखता है। लेख दिल्ली में प्रकाशित होता है। ए किस स्थान पर अभियोजित किया जाएगा? तो यहाँ पर जो है लेख जो है कहाँ पर लिखा जा रहा है? जयपुर में। और प्रकाशित कहाँ हो रहा है? दिल्ली में। तो ऐसी स्थिति में ऐसा जो अभियोजन है वह जयपुर या दिल्ली, इनमें से किसी भी स्थान पर उसको किया जा सकेगा। तो यह प्रावधान किससे संबंधित है? तो यह जो है 179 से संबंधित है। 179 के अंतर्गत क्या कह रहा है कि जब कोई कार्य, किसी की गई बात और निकले हुए परिणाम के कारण अपराध है, तो बात क्या किया गया? जयपुर में वह पत्र लिखा गया और परिणाम निकला दिल्ली में, जहां पर वह प्रकाशित किया गया। तो इस प्रकार से यहाँ दोनों में ही किसी भी स्थान पर उसका अभियोजन किया जा सकता है। नेक्स्ट है, अ को सुल्तानपुर में शारीरिक क्षति कारित की गई थी और वह उन क्षति के कारण लखनऊ में मर गया। तो किस न्यायालय को इस मामले में विचारण के लिए क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा? अब वही धारा 179 से संबंधित ये भी है। तो उसको जो है शारीरिक क्षति कहाँ कारित की गई है? सुल्तानपुर में। और उसका परिणाम कहाँ निकल रहा है? लखनऊ में। तो जहां पर कार्य किया गया और जहां पर परिणाम निकल गया, यही बात बताती है धारा 179। तो यहाँ पर उपरोक्त में से दोनों में से किसी भी स्थान पर इसका जो अभियोजन है या वाद है वह संस्थित किया जा सकेगा। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति के व्यपहरण या अपहरण के किसी अपराध की जांच या विचारण यह किस न्यायालय के द्वारा किया जा सकेगा? तो किसी व्यक्ति के व्यपहरण या अपहरण, इसके बारे में प्रावधान कहाँ दिया गया है? तो 181 का दूसरा खंड।
यह बताता है कि किसी व्यक्ति के अपहरण या व्यपहरण के किसी अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय के द्वारा की जा सकती है जिसके अधिकारिता के अंतर्गत वह अपहरित या व्यपहरित व्यक्ति अपहरित किया गया है, उसको ले जाया गया है, छिपाया गया है या निरुद्ध किया गया है। तो अब हम विकल्प देखते हैं। ऐसे न्यायालय द्वारा जिसकी अधिकारिता के अंदर अपहरित या व्यपहरण किया गया है अर्थात अपराध किया गया है, यहाँ पर इसका हो सकता है जांच विचारण। दूसरा है कि ऐसी अधिकारिता के अंदर जहां वह व्यक्ति ले जाया गया, छिपाया गया या निरुद्ध किया गया। तो दोनों में से किसी भी जगह जो है इसका जांच या विचारण किया जा सकता है। तो 181 का दूसरा खंड है वह यही प्रावधान करता है। नेक्स्ट है पत्रों आदि के द्वारा किए गए अपराध के मामले में जो विचारण का स्थान होगा वह क्या होगा। पत्र आदि से तात्पर्य क्या है कि जो पत्र के माध्यम से कोई अपराध किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस न्यायालय के द्वारा ऐसा जो जांच या विचारण किया जा सकेगा जिसकी अधिकारिता के अंतर्गत ऐसे पत्र भेजे गए या प्राप्त किए गए। तो यह प्रावधान 182 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है अ ने पटना में आईपीसी की धारा 494 के अंतर्गत द्विविवाह का अपराध किया है। आईपीसी की धारा 494 जो कि द्विविवाह का अपराध को बताती है, और वह अपनी पहली पत्नी के साथ अंतिम बार गया में रहा। गया एक स्थान है, जिला है, और उसकी पहली पत्नी ने अपराध के बाद भागलपुर को अपना स्थायी निवास बनाया। इस अपराध का विचारण किस न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है। अब यहाँ पर आपको देखना यह है कि पटना में वह विवाह किया गया, एक अपराध। दूसरा यह है कि पहली पत्नी के साथ अंतिम बार वह गया में रहा है, और उसकी जो पहली पत्नी है वर्तमान में भागलपुर में निवास कर रही है। तो यहाँ पर जो मुकदमा है इन तीनों में से कहीं भी या उपरोक्त सभी इन तीनों में से कहीं पर भी यह विवाद संस्थित किया जा सकेगा। यह जो प्रश्न है धारा 182 का दूसरे खंड से संबंधित है। यह प्रावधान क्या करती है कि धारा 494 या 495 के अधीन आईपीसी दंडनीय किसी अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है जिसकी अधिकारिता के अंतर्गत अपराध किया गया। तो अपराध कहाँ किया गया? पटना में विवाह किया गया है। या प्रथम विवाह की पत्नी या पति के साथ अंतिम निवास किया, तो अंतिम निवास उसने कहाँ किया था? गया में। या प्रथम विवाह की पत्नी अपराध किए जाने के बाद अस्थायी रूप से कहाँ रह रही है? भागलपुर में। तो ये इसलिए जो है इन तीनों में से कहीं भी यह मुकदमा दायर किया जा सकता है। जब कोई अपराध यात्रा या जल यात्रा के दौरान किया जाता है तो उसकी जांच या विचारण किस न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है। तो यात्रा या जल यात्रा से संबंधित जो अपराध होते हैं या उसमें अपराध होता है धारा 183 के अनुसार उसको जांच या विचारण का स्थान निर्धारित किया जाता है। तो इसके अनुसार ऐसा जो न्यायालय होगा तो जिसकी अधिकारिता से होकर या जिसके अंदर यात्रा या जल यात्रा की गई है, तो जिस यात्रा से न्यायालय की अधिकारिता से होकर यात्रा की गई है वहां वहां पर उसका जो है विचारण किया जा सकता है। नेक्स्ट है ये राजकोट जबलपुर एक्सप्रेस से भोपाल से जबलपुर जा रहा था। नेक्स्ट है ए राजकोट जबलपुर एक्सप्रेस से भोपाल से जबलपुर जा रहा था। इटारसी स्टेशन पर वहां पर ए ने बी को चोट कारित कर दी। तो इस अपराध का परीक्षण या विचारण किस न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। अब यहाँ पर यात्रा या जल यात्रा के दौरान जो धारा 183 के तहत अपराध किया जाता है तो उसका विचारण का स्थान बताया गया है। और यहाँ पर जो उसको चोट कारित कहाँ की गई है? जबलपुर में। तो इसका जो विचारण होगा वह नेक्स्ट क्वेश्चन है ए राजकोट जबलपुर एक्सप्रेस रेलगाड़ी से भोपाल से जबलपुर जा रहा था। इटारसी स्टेशन पर उसको बी ने गंभीर चोट पहुंचा दिया। तो इस अपराध का जो विचारण है वह इटारसी में किया जा सकेगा जहां पर उसको गंभीर चोट पहुंचाई गई है। और यह जो है किस धारा से संबंधित है? तो धारा 183 से। नेक्स्ट है
सीआरपीसी की धारा 183 यह खुले समुद्री यात्रा के मामले में लागू नहीं होती है, खुले समुद्री यात्रा पर लागू नहीं होती है। नेक्स्ट है कथन ए, विभिन्न सत्र प्रखंडों में वादों के विचारण किए जाने के संबंध में आदेश देने की राज्य की शक्ति अत्यंत सीमित है। यह सही है। कारण इसका है कि इस असाधारण शक्ति का प्रयोग तब हो सकता है जब लोक न्याय के कारण इसके प्रयोग को न्यायोचित करता हो। तो यह भी सही है। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन जो कारण है वह कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। और यह जो प्रश्न है धारा 185 से संबंधित है सीआरपीसी में। नेक्स्ट है, जहां दो या दो से अधिक न्यायालयों ने एक ही अपराध का संज्ञान लिया है और यह प्रश्न उठता है कि उनमें से किसको उस अपराध की जांच या विचारण करना चाहिए, तो इस प्रश्न का विनिश्चय किसके द्वारा किया जाएगा, यह महत्वपूर्ण है और धारा 186 से संबंधित है। अर्थात दो न्यायालयों हैं, दो न्यायालयों ने किसी मामले का संज्ञान ले लिया है, लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि उसका जो विचारण है वह किसके द्वारा किया जाना चाहिए। तो इसका निर्धारण जो कैसे किया जाएगा, तो 186 के अंतर्गत यही प्रावधान दिया गया है और सीपीसी में यह धारा 23 के अंतर्गत बताया गया है। तो अगर वे न्यायालय एक ही हाई कोर्ट के अधीनस्थ हैं तो उस हाई कोर्ट के द्वारा उसका निर्धारण किया जाएगा कि किस न्यायालय को उस मामले का संज्ञान लेना चाहिए या उसका विचारण या जांच करनी चाहिए। तो पहला कथन सही है। दूसरा आता है इसमें कि उस उच्च न्यायालय के द्वारा जिसके अपीलीय आपराधिक क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत अभियुक्त निवास करता है, व्यवसाय करता है या लाभप्रद कोई कार्य करता है, तो यह नहीं होगा। तीसरा है कि यदि वे न्यायालय एक ही हाई कोर्ट के अधीनस्थ हैं तो उस उच्च न्यायालय के द्वारा संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से, तो यह भी गलत है क्योंकि राज्य सरकार के परामर्श की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं होती है। और चौथा है कि यदि वे न्यायालय एक ही हाई कोर्ट के अधीनस्थ नहीं हैं तो उस उच्च न्यायालय के द्वारा जिसकी अपीलीय आपराधिक क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत कार्यवाही सबसे पहले प्रारंभ की गई थी। तो यहाँ पर पहला और चौथा ये दोनों ही जो है सही हैं। तो सामान्य एक बार में समझ लीजिए, धारा 186 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि अगर किसी मामले को लेकर के यह संदेह है कि किस न्यायालय के द्वारा उसका जांच या विचारण किया जाना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में वह हाई कोर्ट, अगर वह दोनों जो न्यायालय हैं एक ही हाई कोर्ट के अधीन आते हैं, तो वह हाई कोर्ट निर्धारित करेगा कि कहाँ पर जो है उसका विचारण किया जाएगा। अगर वह अलग अलग न्यायालय जो है हाई कोर्ट के अधीन आते हैं तो ऐसे हाई कोर्ट के द्वारा उसका स्थान का निर्धारण किया जाएगा जहां पर मामला सबसे पहले संसित किया गया था। नेक्स्ट है ए, ब्रिटिश नागरिक के द्वारा भारत में पंजीकृत विमान पर अपराध किया गया, अपराधी के विरुद्ध सीआरपीसी के किस उपबंध के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है। तो अगर कोई अपराधी है जो कि भारत में पंजीकृत किसी विमान पर वह अपराध करता है, तो आईपीसी की धारा 4 का जो हम देखते हैं तो वहां पर यह बताया गया है कि अगर भारत में पंजीकृत विमान पर कोई अपराध किया जाता है और वह विमान चाहे किसी भी कोने में हो दुनिया के, माना जाएगा कि वह जो विमान है भारत में ही है और वह जो अपराध है भारत में किया गया है। तो यह जो है सीआरपीसी में यह बताया गया है कि ऐसे अपराध का विचारण जो है धारा 188 के अनुसार किया जाएगा। नेक्स्ट है, सीआरपीसी के किस धारा के अंतर्गत भारत के बाहर कारित किए गए अपराधों के संबंध में आपराधिक न्यायालयों का क्षेत्राधिकार बताया गया है, तो यह 188 के अंतर्गत बताया गया है। नेक्स्ट है, सीआरपीसी की किस धारा में संज्ञान शब्द को परिभाषित किया गया है। यह प्रश्न एक बार पूछा गया है और संज्ञान शब्द को कहीं परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि धारा 190 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के द्वारा अपराध का संज्ञान और 193 के अंतर्गत सेशन न्यायालय के द्वारा अपराध का संज्ञान के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, परिवाद पर मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान ले सकता है यदि उसकी राय में, तो उसकी राय में कौन सी बातें यहाँ पर फुलफिल होती हैं तब वह जो मामले का संज्ञान ले सकता है। तो यहाँ पर पहला जो है यह गलत है कि दोष सिद्धि के लिए पर्याप्त आधार है तो इसके आधार पर नहीं ले सकता। अभियुक्त का कोई संभाव्य बचाव नहीं है तो इसके आधार पर भी नहीं ले सकता। अभियुक्त निर्दोष है तो यह भी नहीं ले सकता। जबकि संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त आधार हैं तो इन आधारों पर जो मजिस्ट्रेट है वह मामले का संज्ञान ले सकता है। अब मामले का संज्ञान किस धारा के तहत लिया जाता है, तो धारा 190 के तहत। और कौन से आधार पर, तो परिवाद प्राप्त होने पर, पुलिस रिपोर्ट पर, या पुलिस रिपोर्ट से भिन्न व्यक्ति से सूचना प्राप्त होने पर, या
अपनी स्वयं की जानकारी के आधार पर जो है मामले का संज्ञान ले सकता है। नेक्स्ट है सीआरपीसी की धारा 190 खंड 2 के अधीन द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट को कौन से अपराधों का संज्ञान लेने के लिए अधिकृत किया जा सकता है, अर्थात किस अधिकारी के द्वारा जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट हैं किसी मामले का संज्ञान लेने के लिए जो है सशक्त किया जा सकता है। तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है किसी द्वितीय वर्ग में न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपराधों का संज्ञान लेने के लिए सशक्त कर सकता है। 190 खंड 2 के अंतर्गत ऐसा प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से यह छठवां खंड समाप्त हुआ और हमने कुल 300 एमसीक्यूज को सॉल्व किया है। अब जो है हम नेक्स्ट जो वीडियो हमारे आएंगे, अब उसमें हम आगे के जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे और आपको अधिक से अधिक बेहतर जो कंटेंट हैं उसको हम प्रोवाइड कराएंगे। आप लगातार चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज्वाइन भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।